हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीरो बेस बजटिंग, जिसको हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं शून्य आधार बजट। तो ये जो टॉपिक है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये रेलेवेंट है, जैसे सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शून्य आधार बजट है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं जीरो बेस बजटिंग, एक नवीनतम तकनीक है, एक नई तकनीक है और प्रबंधन के उपकरण के रूप में इसका अब अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा है। इसका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो अमेरिका के अंदर हुआ था। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जब वो जॉर्जिया राज्य के गवर्नर थे, तो उन्होंने राज्य का जो खर्चा था उसको नियंत्रण करने के लिए इस विधि को जो था अपनाया था। देखो, जब हम बात करते हैं शून्य आधार बजट, तो ये स्क्रैच से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, प्रस्थान रेखा से शुरू होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम सामान्य तकनीक के अंदर बजट बनाते हैं तो उसके अंदर जो पिछले वर्ष के खर्चे होते हैं उसको हम उसको हम वर्तमान वर्ष के बजट के हेतु आधार मान के चलते हैं कि पिछले साल ये खर्चा हुआ था तो उसके अंदर 10 या 20% जो है इसके अंदर प्लस कर दो, जिसके अंदर हम कह देते हैं कि इंक्रीमेंटल अप्रोच, वृद्धिशील के पिछले साल ये लागत आई थी तो इस साल ये आएगी। तो बजट की सामान्य तकनीक में गत वर्ष, पिछले वर्ष के जो लागत स्तर होते हैं उसको जब हम वर्तमान वर्ष का बजट बनाते हैं तो आधार मानते हैं। तो जो पिछले साल का बजट होता है वो वर्तमान वर्ष के लिए पथ प्रदर्शक माना जाता है और उसके आधार पे ये निर्णय लिया जाता है कि पिछले साल हमने इतना खर्चा किया था तो इस वर्ष हमने क्या करना है। पर जब हम जीरो बेस बजटिंग की बात करते हैं तो ये स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, प्रस्थान रेखा से शुरू होता है, शून्य आधार से शुरू होता है। इसके अंदर हम जो पिछले साल के खर्चे होते हैं उसको हम नहीं लेते। इस विधि के अंतर्गत हर एक वर्ष को हम नया वर्ष मानते हैं, जो पिछला वर्ष होता है उसको आधार नहीं लेते। इस विधि के अंदर ये सिद्ध करना पड़ता है कि वर्तमान वर्ष के अंदर वर्तमान साल के अंदर जो मैं बजट तैयार कर रहा हूँ ये वर्तमान दशा के मुताबिक है, ना कि पिछले साल के आधार पर है। तो यहाँ पे जो प्रबंधक होता है, जो भी प्रस्ताव रखता है, उसको ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये क्यों आवश्यक है, इसको पूरा करने के लिए उसने ये राशि क्यों मांगी है, उसको औचित्य सिद्ध करना पड़ता है कि ये कार्य वास्तव में ही उचित है। तो इस प्रकार का जो बजट है, उस वक्त जब हम बजट बनाते हैं तो शून्य को आधार मानते हैं, जो पिछले साल के खर्चे होते हैं उसको हम आधार नहीं मानते। पीटर ए पेहर, जिन्होंने इस शून्याधार बजट को डेवलप किया है, ये एक ऐसी नियोजन तथा बजट प्रक्रिया है जिसके अंदर ये अपेक्षा की जाती है कि जो प्रत्येक प्रबंधक है वो शून्य आधार से अपने संपूर्ण बजट मांग को जब वो मांगता है तो उसको वो न्याय संगत उसका तर्क भी देता है कि वो क्यों मांग रहा है, इस धन को वो क्यों खर्च करना चाहता है, उसका जो जस्टिफिकेशन है, औचित्य है, उसको सिद्ध करता है। तो ये प्रत्येक प्रबंधन को सिद्ध करना पड़ता है कि वो इतना खर्चा क्यों मांग रहा है। तो इस दृष्टिकोण में सभी क्रियाएं जो होती हैं निर्णय पैकेज के अंदर विश्लेषित की जाती है और जिसका जो है व्यवस्थित रूप के अंदर जो है मूल्यांकन किया जाता है और तथा उनको महत्व के अनुसार के जो पहले महत्व है, जो पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको 1 नंबर, जो उससे कम है उसको 2 नंबर, तो महत्व के अनुसार उनको क्रमबद्ध जो है किया जाता है। भारत के अंदर जो जीरो बेस बजटिंग है ये अप्रैल 1987 से केंद्र सरकार के विभागों द्वारा अपनाया गया। ये विकासक्रमिक और गैर विकासक्रमिक व्यय दोनों पर लागू होता है और इसके अंदर जब शुरुआत के अंदर इनको लागू किया गया तो बाहरी विशेषज्ञों की इसके अंदर जो है मदद ली गई। देखो, जीरो बेस बजटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रत्येक गतिविधि या कार्यक्रम, चाहे वो नया हो या मौजूदा हो, तो हर बार जब हम नया बजट बनाते हैं तो खर्चे के अंदर हम पिछले साल का जो खर्चा होता है
उसके बेसिस पे हम आधार नहीं मानते, उनको हमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम इस वर्ष के लिए इस खर्चे को क्यों चाहते हैं कि ये मतलब सही है। तो यहाँ पे जो है प्रस्थान शून्य आधार से माना जाता है। देखो ना ही पिछला साल जो होता है आधार माना जाता है और ना ही व्यय का कोई न्यूनतम स्तर जो होता है वो फिक्स किया जाता है। और ये जो है वृद्धिशील दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। पिछले वर्ष के जो आंकड़े होते हैं उसको हम आधार के रूप में नहीं लेते। तो यहाँ पे जो भी भविष्य की संभावित गतिविधियां होती हैं तो शून्य के आधार के अगर आज की डेट में करता हूँ तो आज इसके अंदर कितना खर्चा आगा, तो ये पिछले साल के खर्चों के आधार पे नहीं होता। तो बजट को हम अतीत से अलग करते हैं कि जो पिछले बजट के अंदर गलतियां हुई थी वो इस बजट के अंदर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम अगले बजट अवधि के लिए किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक धनराशि मांगते हैं तो उसका हमें एक उचित एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये वहां भी लागू किया जाता है जहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट जो होते हैं लागू नहीं किए जा सकते। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं एज ए मेथड ऑफ बजटिंग वेयर ऑल द एक्टिविटीज आर रिवैल्यूएटेड ईच टाइम ए बजट इज सेट। ये एक बजटिंग की ऐसी प्रक्रिया, एक बार मैं इंग्लिश में बता देती हूँ फिर हिंदी में बता देती हूँ। डिस्क्रीट लेवल ऑफ ईच एक्टिविटीज आर वैल्यूड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन चोजन टू मैच द फंड्स अवेलेबल। तो इसका हिंदी के अंदर जो है कि जब हम बजट बनाने की ये एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत हर बार जब हम बजट निर्धारित करते हैं तो सभी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रत्येक गतिविधि का अलग अलग स्तर का मूल्यांकन किया जाता है और उपलब्ध धनराशि से मेल खाने के लिए एक संयोजन चूज किया जाता है। शून्य आधार बजट को बजट बनाने की एक ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए प्रत्येक लागत तत्व को विशेष रूप से उचित ठहराया जाना आवश्यक है कि जब हम मानते हैं कि इस गतिविधि के ऊपर हमने इतना खर्चा करना है तो उसका हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, चाहे वो बजट से संबंधित गतिविधियां पहली बार की जा रही हो। जीरो बेस्ड बजटिंग पहले से तैयार किया जाता है शुरू से कि हम इसके लिए क्यों इतना खर्चा मांग रहे हैं, उसको उचित उसके लिए हमें लॉजिक देना पड़ता है। और यहाँ पे बिना अनुमोदन के बजट बनना शून्य है कि बिना अप्रूवल के बजट बनना जो होता है वो जीरो होता है। Zero based budgeting is defined as a method of budgeting which requires each cost element to be specifically justified as to the activities to which budget relates with being undertaken for the first time. Zero based budgeting is prepared and justified from scratch without the approval the budget allowances zero. तो अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। देखो प्रबंधक को निर्णय इकाई पूरी तरह से उचित ठहराना होता है कि उस जब भी वो मतलब किसी भी एक्टिविटी के लिए जब वो पैसे मांगता है तो उसके लिए उसको इतना पैसा क्यों दिया जाए तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो प्रबंधक को निर्णय इकाई पूरी तरह से उचित ठहराना होता है कि उसकी निर्णय इकाई के लिए कोई बजट क्यों दिया जाए। गतिविधियां जो होती है उसको अलग अलग निर्णय पैकेज के रूप में पहचाना जाता है और निर्णय पैकेज को प्राथमिकता के रूप में से क्रमबद्ध किया जाता है। और यहाँ पे जो निर्णय होता है उसका जो मूल्यांकन होता है व्यवस्थित विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। निर्णय पैकेज जो होते हैं हमारी जो संस्था होती है उसके उद्देश्य के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जब हम निर्णय पैकेज बनाते हैं तो उपलब्ध साधन जो होती हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निर्देशित किया जाता है क्योंकि साधन जो होते हैं सीमित होते हैं। ये इसकी प्रोसेस या प्रक्रिया है। पहला जो है कि देखो जो बजट के उद्देश्यों को निर्धारण करना है, जो पहला काम है वो बजट के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चेष्टा की जाती है। तो विभिन्न संगठन के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। देखो किसी संस्था में होता है कि जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर हमने खर्चे में कटौती करनी है। ये भी उद्देश्य हो सकता है कि अपनी योजना को दूसरी परियोजना के मुकाबले में बंद करना है। तो डेफिनेटली हर एक संस्था के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। तो शून्य आधार बजट के अंदर सबसे पहला जो कदम होता है हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। इस निर्धारण के बाद ही क्या होता है कि अन्य कदम उठाए जाते हैं। दूसरा है सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण होता है कि जो शून्य आधार बजट है इसको हमने कहाँ लागू करना है।
क्या इसको पूरी जो हमारा संस्था है उसके अंदर लागू करना है या कुछ क्षेत्रों के अंदर लागू करना है। तो यहाँ पे हम सीमा को निर्धारित करते हैं कि कहाँ पे हमने शून्य आधार बजट को लागू करना है। तो इसका निर्धारण पहले से ही होना चाहिए, ये पहले से ही निश्चित होना चाहिए कि संस्था की सभी क्रियात्मक क्षेत्र में लागू करना है या कुछ ही क्षेत्रों के अंदर इस अप्रोच को हमने लागू करना है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है कि निर्णय पैकेज और रैंकिंग का विस्तार किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम जो एक्टिविटीज होती हैं किसी विशिष्ट क्रियाकलाप की इस ढंग से पहचान करते हैं जिसका जो प्रबंधक है मूल्यांकन करता है, क्योंकि सीमित साधन होते हैं तो उसके लिए हम जो है डिसीजन पैकेजेस होते हैं उनको तैयार करते हैं। फिर उनकी रैंकिंग करते हैं कि कौन सा निर्णय पैकेज हमने सबसे पहले करना है, कौन सा निर्णय पैकेज हमने सबसे बाद में करना है। और उसी तरह देखो इस बात पर विचार करना चाहिए कि लागत हम क्यों खर्चने जा रहे हैं तथा उससे संभावित जब भी हम कोई गतिविधि करते हैं तो उसका लागत तथा लाभ विश्लेषण होना चाहिए कि लागत हम इसके ऊपर क्यों इतनी खर्च करने जा रहे हैं, उस पे संभावित लाभ हमें कितना प्राप्त होना चाहिए। और उसी तरह क्या होता है कि हमें उन्हीं योजनाओं के अंदर जो है प्रथम जो है उन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए जिनमें हमें लागत की अपेक्षा अधिक लाभ मिल रहा है। तो हम उपयोगिता के आधार पर भी जो विभिन्न योजनाएं बनाते हैं उसकी प्राथमिकता तय कर सकते हैं। तो लागत लाभ विश्लेषण जो होता है बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है जब हम इसकी रैंकिंग करते हैं कि कौन-सी परियोजना को हमने सबसे पहले करना है, किस परियोजना के अंदर ये साधन मिलने हैं, तो ये लागत तथा लाभ विश्लेषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। उसी तरह शून्य आधार बजट के अंदर जो होता है हमारा जो होता है निर्णय पैकेजों का चयन किया जाता है, उसकी रैंकिंग की जाती है और बजट को जो होता है अंतिम रूप दिया जाता है। फिर देखो जो शून्य आधार बजट है इसके लाभ क्या मिलते हैं? देखो यहाँ पे जो होती है न्याय संगत होती है, जिसके अंदर कोष का बँटवारा होता है। तो यहाँ पे वृद्धिशील जो पिछला साल का जो लागत होता है, पिछला आधार जो है नहीं लिया जाता। वृद्धिशील दृष्टिकोण नहीं होता क्योंकि अगर जो पिछले बजट के अंदर कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गया तो वो इस साल भी हो जाएगी, तो वो दृष्टिकोण नहीं अब किया जाता। तो ये जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है सहायक स्टाफ और सहायता क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। देखो यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती हैं उनका उचित लागत तथा लाभ जो है मूल्यांकन किया जाता है। विश्लेषण और निर्णय लेने पर प्रबंधन मतलब हम उसको विश्लेषण करते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या उस पे लागत होगी, क्या उस पे लाभ होगा। तो साधनों का जो है सही ढंग से बँटवारा होता है, संचार और समन्वय में सुधार आता है, तो ये सेवा विभाग और सरकार के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और यहाँ पे ये जो है हमारे जो ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसके अंदर कुछ जो है सीमाएँ भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं क्योंकि ये जो क्योंकि हर बार हमने हर चीज़ को पहले से मूल्यांकन करना है तो ये काफ़ी समय लेने वाला और महँगा पद्धति है और इसके अंदर कागज़ी कार्य बहुत ज़्यादा होता है, तो रैंकिंग में बड़ी कठिनाई आती है। ये जो अल्पकाल होता है उसके जो बेनिफिट होते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता। लागत लाभ विश्लेषण करना बहुत ही कठिन होता है और इसकी प्रबंध की इस जो तकनीक है इसकी सफलता के लिए जो मैनेजमेंट है उसका समर्थन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनके समर्थन के ऊपर इसकी सफलता टिकी हुई होती है और कई बार वो सपोर्ट नहीं करती, तो ये तकनीक जो होती है ये स सफल नहीं हो पाती।